Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैंने आपको बोला था कि 100+ हमने एमसीक्यूज करने हैं जिसकी मैराथन क्लास आज होने वाली है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं जितने भी आपके चीफ जस्टिस रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, उनको मैंने एक स्लाइड में ऐड करा हुआ है ताकि आप इसका ओवरव्यू ले सको. अगर इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए, आप ये क्वेश्चन को मिस ना करो. ठीक है. तो ये सारा का सारा डेटा होगा बिकॉज एक दिन में ये लर्न कर पाना आपके लिए इट्स अ वेरी टफ जॉब. तो आप डेली के 3 या 4 करके इनको लर्न कर लें. ठीक है, क्योंकि इसमें से मे भी आपको ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं. जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बिकॉज आपको इस चैनल पे बहुत ही बेटर और क्वालिटी कंटेंट मिलता है डेली बेसिस पे 2 वीडियोस के साथ. इसकी बहुत सारी हमने वीडियोस ऑलरेडी करवा दी हुई हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो ताकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, आपको यहाँ पे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है. ठीक है. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास. सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो जो जस्टिस कन्वर सेन है, इनको बनाया गया था 27 अप्रैल 1928 को. हमारा जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट चीफ जस्टिस ये बने हैं आपके जस्टिस कन्वर सेन. ठीक है. और इनका टेन्योर रहा था 16 फरवरी 1931 तक का. तो इनका टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप पढ़ लेना. 27 अप्रैल 1928 से ये. और उसके बाद सर बिरजोर दलाल ये बने थे आपके. यहाँ पे इनका टेन्योर है 16 फरवरी से लेके 24 नवंबर 1936. तो ये उन्होंने कर दिया था ऑलरेडी. आपका 5 साल से ज़्यादा का टेन्योर है इनका. और ये भी आपके फिर जस्टिस अब्दुल कयूम है, फिर ऋषिपाल सिंह है, गंगा नाथ है. ये सारा आप पढ़ लेना. जानकी जस्टिस जानकी नाथ वजीर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना क्योंकि इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था. वो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है. सॉरी, एक सेकेंड. उसके बाद जस्टिस सैयद मुर्तज़ा फजल अली 1975 की बात करें. फिर जसवंत सिंह, MRA अंसारी, फिर जलालुद्दीन मुफ्ती बहादुद्दीन. अब इसमें से ज़रूरी नहीं आपको क्वेश्चन आए, जस्ट ये आपका एक ओवरव्यू हो जाएगा कि अगर इन केस आता है तो आपको क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो आपको कुछ बेनिफिट उसका मिलना चाहिए बाकियों से. ठीक है. तो चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना. Who is the current Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court? आंसर सबने देख लिया होगा और जल्दी से आप ऑप्शंस देके आंसर गेस करें. जो जो भी बच्चे लाइव हैं कमेंट करते हैं, आप प्लीज़ जो है चैनल में वीडियो पे भी कमेंट कर दिया करें कि आपका कितना स्कोर रहा. तो बात करें हम 27 सितंबर 2024 की, तो ताशी रैप्स्टान जो है इनको आपका चीफ जस्टिस आपका जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का परमानेंट चीफ जस्टिस बना दिया गया. इसके पहले ये आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे. तो जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई उस टाइम पे हमारे बात करें, मनोज सिन्हा जी थे. ठीक है. ये ओथ इनके अंडर हुई थी. और इसके अलावा जो आपके लद्दाख के, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का ये हाई कोर्ट है, तो उसके जो है BD मिश्रा वो भी आपके प्रेजेंट थे. और आपकी उनकी जो वाइफ थी फर्स्ट लेडी नीलम मिश्रा, ठीक है, ये भी यहाँ पे मौजूद थी जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, इकबाल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. इकबाल का क्या मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग्स में? ये आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से इसका आंसर बताना है. चार्ज, कन्फेशन, जजमेंट या फिर अपील.
तो इकबाल का मतलब होता है, ये उर्दू टर्म है, इसका मतलब होता है आप कोई चीज़ कन्फेस कर रहे हो, ठीक है, आप कोई चीज़ एडमिट कर रहे हो, अपना दोष को स्वीकार कर रहे हो कि आपने कोई चीज़ बैड करी है, ठीक है, ये एक तरह का एक्ट ऑफ एडमिटिंग होता है कि आपने कोई चीज़ बैड करी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू मीनिंग में इसका जो है होता है इकबाल, ये आपका इकबाल है, इसका इंग्लिश मीनिंग है कन्फेशन। तो जैसे कि इसका उर्दू में एक और नाम भी है एतराफ़। हु इज मसूलान इन लीगल केस? तो मसुलान का मतलब होता है कि जो ऐसी पार्टी जिसके अगेंस्ट जो है पेटिशन फाइल करी जाती है उसको आप उर्दू में बोलते हो मसुलान। और जो आपका कंप्लेंट फाइल करता है तो उसको क्या बोला जाता है? दरख्वास्त गुजार। ये आपका जो फाइल कंप्लेंट फाइल करता है, पिटीशन फाइल करता है, वो होता है दरख्वास्त गुजार, और जिसके खिलाफ हो रही होती है वो होता है आपका मसुलान। इख्तियामी refers to which of the following? इख्तियामी। इख्तियामी का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट की, ठीक है, जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है उस टाइम पे जो फाइनल रिपोर्ट करी जाती है उसे बोला जाता है। अब बात करें फाइनल रिपोर्ट की, तो एक तरह से अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में देखें तो ये जो डॉक्यूमेंट पुलिस सबमिट करती है किसको? मैजिस्ट्रेट को। जब वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद पुलिस ये रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट को सबमिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा डिटेल होता है कि उन्होंने क्या क्या सर्च करा, ठीक है, और क्या उनके पास ये जो एविडेंस इतने मौजूद है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके ऊपर जो चार्ज लगा है वो आपका सही साबित हो जाए, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे एक क्लोजर रिपोर्ट दी जाती है फिर, कि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसके अक्यूज्ड के खिलाफ, इसी वजह से जो केस जो बना होता है वो फिर बंद हो जाता है, केस जो है वो क्लोज हो जाता है। Additional judges can be appointed by? ज़्यादातर आपको ये जो जजेस वाले ऑप्शन होते हैं इसमें प्रेसिडेंट ही आपके अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट अगर बात करें, ये आपके एडिशनल जजेस आपके जो हाई कोर्ट में इनको अपॉइंट करते हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर? 224 के अंडर, ठीक है। तो ये आपके टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट करे जाते हैं, 2 से लेके, ठीक है, अप टू 2 ईयर्स। कितने तक? अप टू 2 ईयर्स तक ये अपॉइंट करे जा सकते हैं, ठीक है। और ये एडिशनल जजेस क्यों अपॉइंट किए जाते हैं आपके हाई कोर्ट में? जब भी वहाँ पे लगे कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे इनको इंक्रीज करा जाता है, इनकी नंबरिंग को, ठीक है। और वहाँ पे आपके फिर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लीगल प्रोसीडिंग्स इतराज refers to? Maybe I'm not pronouncing it correct because I don't know this word earlier. तो इतराज़त जो होता है इसका मतलब होता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही होती है, कोर्ट में केस चल रहा होता है, उस दौरान जो जो भी ऑब्जेक्शन रेज करे जाते होते हैं, चाहे वो आपके अपोजिशन पार्टी के द्वारा रेज करे जाए, चाहे जो वो पिटीशन फाइल करता है उस वो रेज करे, ठीक है, वो सभी के सभी ऑब्जेक्शंस को बोला जाता है इतराज़त, ठीक है, इतराज़ कुछ ऐसे। In which year Pankaj Mittal was appointed the Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court?
जनवरी 2021 में जो पंकज मित्तल जो है इनको चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंट कर दिया गया। हु इज मुस्तगीज इन क्रिमिनल केस? मुस्तगीज कौन होता है क्रिमिनल केस में? जल्दी से आंसर बताएं। ऐसा पर्सन जो कंप्लेंट फाइल करता है, क्योंकि क्रिमिनल केस में क्या होता है, कंप्लेंट फाइल होती है, और सिविल केस में क्या फाइल होता है, सूट। ठीक है, लॉ सूट फाइल होता है। तो यहाँ पे जो कंप्लेंट फाइल करता है या फिर जो भी विक्टिम होता है उस क्राइम का, वो होता है आपका मुस्तगीज। क्या होता है वो? मुस्तगीज। द टर्म मुद्दई इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। यहाँ पे मुस्तगीज जो होता है वो क्रिमिनल केस में उसको बोला जाता है, ठीक है, जो कंप्लेंट फाइल करता है। लेकिन जो मुद्दई होता है, जो प्लेंटिफ केस फाइल करता है, यानी कि ये आपका सिविल केस में होता है। सिविल केस में क्या होता है आपका? मुद्दई। ठीक है, और आपका क्रिमिनल केस में होता है मुस्तगीज। दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए। व्हाट डज मुसना स्टैंड्स फॉर? मुसना क्या होता है? मुस्तना होता है एक ट्रू कॉपी। ट्रू कॉपी का क्या मतलब होता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसमें कोई भी ऑल्टरेशंस नहीं करे हुए हैं। ठीक है, वो जस्ट एक होती तो फोटो कॉपी है, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं, और ये एक तरह से आपका आइडेंटिकल होता है ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसके जैसे। अब ये लीगल प्रोसीडिंग्स में ये यूज होती हैं एज ए एविडेंस, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का इसको बोला जाता है एग्जैक्ट डुप्लीकेट। तो ये किसके लिए यूज होती है? ताकि जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो ये क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, आप ऐसे फोटोकॉपी जो है जीरोक्स उसकी नहीं करवा सकते हो, वो फिर आपका गलत माना जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रू कॉपी सबमिट करते हो तो ये माना जाता है कि ये जो इसमें रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट है और कंप्लीट है, और ये आपके ज़्यादातर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ही यूज़ होती हैं। Who is the first Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court? बात करें हम, पहला चीफ जस्टिस जो थे वो थे आपके लाला कन्वर सिंह। ठीक है, और ये आपके बने थे 26 मार्च 1928 को। ये अपॉइंट किए गए थे किसके द्वारा? महाराजा हरि सिंह। कौन थे? महाराजा हरि सिंह जो है, इन्होंने इनको अपॉइंट करा था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आपका हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था। हाई कोर्ट जो एस्टैब्लिश हुआ था ये आपका ऑर्डर नंबर 1 के अंदर आपका एस्टैब्लिश होता है, और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो आपकी होती हैं ऑर्डर नंबर 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो पहली चीफ जस्टिस, फीमेल चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल, इनकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये 2018 में, मैंने जो आपका ऊपर डेटा दिया उसमें भी इनका नाम है, 2018 में ये आपकी पहली वीमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट होती हैं। और हाई कोर्ट का बात करें, पहला जो आपका मुस्लिम जज जो थे वो आपके खान खान साहिब अगा सिंह। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका खान साहिब अगा सैयद हुसैन, जो आपके प्यूने जज भी थे जब आपके लाला कन्वर सिंह जो हैं इनको अपॉइंट किया जाता था। और उसके अलावा राजा बोध सिंह जो थे, क्या नाम, चीफ जस्टिस बोध राज कुछ ऐसा नाम था उनका, वो भी अपॉइंट करे गए थे। राय बहादुर लाला बोध राज साहने इनका नाम था। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको डेटा पता होना चाहिए। What does Nazarband refers to? Nazarband means,
तो नज़रबंद एक तरह का होता है कि आप किसी को डिटेन करके रख रहे हो, आप किसी को कन्फाइन करके रख रहे हो, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग अरेस्ट इज नोन एज नज़रबंद, ठीक है। आप उसको डिटेन कर रहे हो, कस्टडी में रख रहे हो, ठीक है, जहाँ से वो कहीं पे भी नहीं जा सकता। एक प्रॉपर उसके ऊपर नज़रबंदी रखी होती है, पुलिस वालों की वहाँ पे डेरागिरी होती है, ठीक है। और एक ऐसी जगह पे उनको रखा जाता है वहाँ पे ना ही उनको कोई देख सके, ना ही वो उनको कोई मतलब वो कहीं पे बाहर जा सके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज आपको मैं बता दूं, एक होता है नजर बंद करना, एक होता है नजर बंद रहना। नजर बंद करना होता है कि आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और नजर बंद रहना यानी कि आप उनकी कस्टडी में हो लेकिन सर्विलेंस में हो, ठीक है। तो ये आपका नजर बंद करना और नजर बंद रहना दोनों इंपॉर्टेंट है। रहने में आपका सर्विलेंस भी होता है, आपके ऊपर पूरी निगरानी होती है। The Maharaja of Jammu and Kashmir granted letter patents on establishing the High Court of Jammu and Kashmir. इसका सही आंसर है आपका 1943। तो बात करें हम महाराजा जो थे उस टाइम पे, महाराजा जिन्होंने आपका पेटेंट लेटर जो था आपका हाई कोर्ट का वो कब दिया था, 10 सितंबर 1943 को, ठीक है। उस टाइम पे अगर बात करें प्यूने जज जो थे खान अगा साहिब हुसैन, और इसके अलावा वो आपके पहले मुस्लिम जज भी बने थे आपके हाई कोर्ट के। तो ये आपका लेटर पेटेंट दिया था 10 सितंबर 1943 को। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म शहादत का क्या मतलब होता है? द टर्म शहादत मीन्स, तो ये सबको पता होना चाहिए। शहादत का मतलब होता है जो भी एविडेंस आपको, यानी कि कोई भी फैक्ट हो, साइन हो, जिससे मतलब आप बिलीव कर सको कि ये कोई भी चीज़ जो भी आप प्रूफ के तौर पे दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका मतलब ये बिल्कुल सही है। The appointment of judges to a high court in India is governed by which article of the Constitution of India? So appointment of judges to high court, इस इसके आर्टिकल बताएं आप। ये आपको सबको ही पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 217, ठीक है। आर्टिकल नंबर 217 के अंदर आप हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको आप अपॉइंट कर सकते हो। टू बी अ हाई कोर्ट जज द एडवोकेट हैज टू शो, क्या है यहाँ पे, शो अ प्रैक्टिस ऑफ, कितने साल की प्रैक्टिस उसको शो करनी पड़ती है। सो एटलीस्ट उनको, अगर किसी पर्सन को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उनको 10 साल का जो प्रैक्टिस शो करना पड़ता है कि उन्होंने इतना वहाँ पे एज अ एडवोकेट काम करा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। ये एक्सपीरियंस ये आपका उसमें जब होगा तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने एक्टिवली प्रैक्टिस करा है हाई कोर्ट में मिनिमम 10 साल के लिए, तभी वो एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस एरिया जो होना चाहिए वो एज एन एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि ये जो आर्टिकल नंबर 217 जो है ना, 217 का सब क्लॉज 2 जो है, इसमें ये मेंशन है, ये आपकी रिक्वायरमेंट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद,
तो इसका सही आंसर है आपका चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से भी कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। मुकलमा क्या होता है? लीगल अगर टर्म देखें, इसमें मुकलमा का क्या मतलब हुआ? अभी हम थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक इतना स्लो करके फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए स्लो कर रही हूँ क्योंकि जो है फिर आपको परेशानी होती है इतना ज़्यादा लर्न करने में, जल्दी 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 इतनी चीज़ें ग्रैब नहीं हो पाती हैं। तो आप अभी जो है नेक्स्ट जो वीडियोस में करने वाली हूँ, इसके बाद जो वीडियो कंटिन्यू होगी तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो मुकलमा होता है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, जब भी आपका केस चल रहा होता है ना, तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो अपोजिशन पार्टी वाला जो है वो क्वेश्चन पूछता है ना, जो उसके दूसरे विटनेस से, ठीक है, तो उससे उस चीज़ को बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन इन चीफ जो है, जो अपने ही विटनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। प्रोसेसिंग ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लॉज और लीगल टेक्स्ट, उसको क्या बोला जाता है? अगर कानून को किस नज़र से देखना, उसका असली में सही मतलब क्या है, लीगल टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको प्रॉपर एनालाइज करना, यानी कि लॉज को इंटरप्रेट करना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। इफ जज ऑफ हाई कोर्ट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, टू whom he address his resignation, तो अगर हाई कोर्ट का जज रिजाइन करता है ऑफिस से, तो किसको वो अपना रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस जो है वो देगा? सो वो आपका प्रेसिडेंट को ही आपका रेजिग्नेशन देता है। ऑप्शन नंबर सी। नेम ऑफ द ऑफिसर हु हिमसेल्फ डिलीवर्स हु हिमसेल्फ समन्स, हु हिमसेल्फ डिलीवर्स समन्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी समन कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं किसी पर्सन को, तो जो उसको डिलीवर करता है दैट पर्सन इज नोन एज तमिली। परवाना तलबी जो है ये आपका क्या होता है? और तलब जो होता है ना, तलब कुछ इस तरह के, उसको बोलते हैं आपका समन। ठीक है, और तमिली होता है जो डिलीवर करता है समन को। और परवाना तमिली अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके, ये भी आपके समन्स ही होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तलबी ही है ये, शायद तलबी। परवाना तलबी भी समन्स होते हैं। The administration of civil proceedings in India is done through, तो जो भी सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके सिविल प्रोसीजर कोड के थ्रू एडमिनिस्टर होती हैं। ठीक है, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इन अ केस मैटर इज नोन एज, जो भी केस चल रहा है वो उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, उसको बोला जाता है आपका स्टेटस क्यो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। प्रेयर फॉर रिलीफ मीन, प्रेयर जो है आप मानते हो किसी से, अगर आपके खिलाफ कोई केस हुआ है तो आप बोलते हो कि मैं अपना गुनाह एडमिट करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ इसका जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए। नहीं, ये प्लेंटिफ बोलता है। ठीक है, प्लेंटिफ बोलता है कि ये जो मैं केस फाइल कर रहा हूँ, तो मुझे इस केस से ये चीज़ मेरे को चाहिए। ठीक है, वो कोर्ट से ये आपका प्रेयर मांगता है, प्लेंटिफ आस्किंग फॉर रिलीफ इन द केस। A report forwarded by a police officer to a magistrate, तो ये दोनों के दोनों इसके सही होंगे, पुलिस रिपोर्ट एंड पुलिस कंप्लेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड करा है बिकॉज यहाँ पे आपका एक बार मैंने पहले ये क्वेश्चन लाया था, तो उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लाया है, क्योंकि कंप्लेंट भी वही होती है, रिपोर्ट भी वही होती है। तो ये यहाँ पे आपका आना है बोथ टू एंड थर्ड। ठीक है, ये मैं सही कर लूँगी उस पर। A document or object or item which can be produced in a court is called, तो ये होता है आपका कोई चीज़ एग्जिबिट करना। ऑप्शन नंबर ए, जो भी आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो जो डॉक्यूमेंट को, उसे बोलते हैं आप एग्जिबिट।
A person can be appointed as the district judge of High Court of Jammu and Kashmir if he has been advocate or pleader for at least. अब हाई कोर्ट का जो जज था उसके लिए मैंने बताया था 10 साल एज एन एडवोकेट उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए. अब डिस्ट्रिक्ट जज के लिए उसको आपको 7 years की प्रैक्टिस होनी चाहिए. An applicant that can be filed by either of the parties during the suit is called. मानो आपने लॉ सूट फाइल करा है, ठीक है, उस दौरान बहुत सारे आपके जो है जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, तो वहाँ पे आप जो जो चीज़ें आप फाइल कर सकते हो, जैसे कि बीच में जो एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है, ठीक है, लेकिन केस अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन बीच में भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, तो उससे बोला जाता है इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही. Who is responsible for maintaining all court files? आप प्लीज़ जो जो वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें. मैं कल फिर से आपके लिए ये जो वीडियो कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे 100, तो आज मैं कंप्लीट करती हूँ 50, तो कल 50 दोबारा से लेके आ जाऊँगी. लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करते हो तो मैं आपके लिए और भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. क्योंकि आपको पता है पीडीएफ आपको बहुत टाइम लगता है बनाने में, और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड करती हूँ. लेकिन फिर भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा, जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ. ठीक है, तो प्लीज़ जो जो बच्चे वीडियो देखते हैं जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. सब्सक्राइब टू माई चैनल. टू इज़ द प्रीपोजिशन. ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपका ये होता है अहलमद. अहलमद जो होता है ये जितने भी कोर्ट फाइल्स होते हैं उनको मेंटेन करता है. Monetary compensation awarded to the party by the court after the case is. जब केस बंद हो जाता है उस टाइम पे जिस पार्टी को ये अवार्ड दिया जाता है मॉनिटरी कंपनसेशन, क्योंकि उनका नुकसान हुआ होता है, ये भरपाई दी जाती है, तो ये होते हैं आपके डैमेजेस. ठीक है, ये डैमेजेस की वजह से उनको नुकसान हुआ होता है, फिर उनको मॉनिटरी कंपनसेशन दिया जाता है. Which among the following is conducted by magistrate or court? तो बात करें हम पुलिस की, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस करती है आपकी इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय पुलिस एंड इंक्वायरी इज डन बाय कोर्ट और मजिस्ट्रेट. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. इन विच ईयर महाराजा प्रताप सिंह एस्टैब्लिश जुडिशियल काउंसिल? महाराजा प्रताप सिंह 1885 से लेके 1925 तक जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा के जैसे इन्होंने सर्व करा है, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग महाराजा भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए. इनके टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पे अपना एक रेजिडेंट अपॉइंट कर लिया था. उसके बाद फिर 1889 में इन्होंने आपका जुडिशल काउंसिल को इस्टेब्लिश कर लिया. तो 1885 में ही ब्रिटिश रेजिडेंट जो था ये आपका यहाँ पे आ गया था. ठीक है, जब ये बन गए थे. हु इज द इंचार्ज ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट? तो मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होते हैं उनका चार्ज होते हैं आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. Who, which is an offense for which a police officer has no authority to arrest without warrant? जल्दी से आंसर बताएं. सो ये होते हैं आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि आप जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी तो उनके पास आप वारंट होना चाहिए आपके खिलाफ आपको अरेस्ट करने का. ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें ये आपके लेस सीरियस होते हैं ये ऑफेंस. ठीक है, इनको बोला जाता है आपके
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे कि आप कोई भी माइनर ऑफेंस जैसे कि कोई अब्यूज़ हो गया या फिर स्कफल हो गया, इंटिमिडेशन हो गया, ये आपके होते हैं माइनर ऑफेंस। और इसमें आपकी जो मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है पुलिस को, जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है ना, इस इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट की क्या चाहिए होती है, परमिशन। ठीक है। और जो पुलिस होती है वो आपकी एफआईआर रिपोर्ट नहीं कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन केसेस में, ये जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं। और पुलिस को जब ये परमिशन मिलती है तभी वो आपको एज अ वारंट, ठीक है, आपको ये कर सकते हैं अरेस्ट। A type of pleading where the plaintiff explains or gives rebuttal of some additional facts is in the case is। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेब्यूटल होता है ना, रेब्यूटल एक तरह का क्या होता है, ये एक एविडेंस होता है या फिर आप बोल सकते हो ये आर्ग्यूमेंट्स होता है जो कि कोर्ट में आपके इंट्रोड्यूस करे जाते हैं काउंटर करने के लिए। ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको काउंटर करने के लिए, उसका जो भी आर्ग्यूमेंट होता है उसको काउंटर करने के लिए, चाहे एज आप बोल सकते हो ट्रायल या फिर ये हो सकता है ब्रीफ आपका रिप्लाई हो सकता है। तो ये आपके जो प्लीडिंग होती है इसे बोला जाता है रिजॉइंडर। क्या बोला जाता है, रिजॉइंडर। तो ये प्लेंटिफ देता है, क्या देता है, रिब्यूटल देता है, कुछ और फैक्ट्स लेके आता है ताकि जो केस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो अगेंस्ट डिफेंडेंट। Which one of the following is not a type of ADR, alternate dispute resolution? जहाँ पे कोर्ट रूम में जाने से मतलब ज़रूरत नहीं होती है, ऑल्टरनेट ये टाइप के रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो मीडिएशन, लोक अदालत, कंसिलिएशन तीनों है, यानी कि JNK स्पेशल ट्रिब्यूनल ये आपका एरिया नहीं है। वट इज़ द प्राइमरी ऑफ अ रीडर, यानी कि सीनियर क्लर्क इन अ कोर्ट, इसका प्राइमरी रोल क्या है। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका प्राइमरी रोल। तो ये क्या करता है, जो जज होते हैं, ठीक है, और उनको असिस्ट करता है, और जो जो भी पार्टीज वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद होती हैं कोर्ट में, उनकी अटेंडेंस मैनेज करता है सीनियर क्लर्क, जिसको आप रीडर भी बोलते हो। द वर्ड सब जुडिस मीन्स, जल्दी से बताएं सब जुडिस का क्या मतलब होता है। अगर कोई चीज सब जुडिस है तो उस पे बात करना वो क्या माना जाता है, वो आपका पब्लिकली मना होता है, इलीगल होता है। ठीक है, क्योंकि ये अभी गैर कानूनी होता है, उसके उसके बारे में कोई भी चीज बातचीत करना, यानी कि वो न्यायाधीन होता है। मैटर पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट फॉर डिसीजन, तो अगर वो कोर्ट में मैटर पेंडिंग है यानी कि वो सब जुडिस है। ठीक है, आप उसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हो। व्हाट डज द स्टेनोग्राफर प्ले इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो स्टेनोग्राफर क्या करता है कि जो भी जजमेंट जज के द्वारा बोली जाती है, डिक्टेट करी जाती है, उन सब का लिखने का काम होता है आपका स्टेनोग्राफर का। ठीक है, तो ये आपको पता ही होता है कि स्टेनोग्राफर की जॉब भी यही होती है कि जो भी जज बोल रहा है उनको एब्रिविएशन यूज करके, या फिर जैसे कि सिस्टम ऑफ साइंस होते हैं ना, स्टेनोग्राफर जो क्या पढ़ता है, शॉर्ट हैंड पढ़ता है, तो उसमें जो जो लैंग्वेज होती है वैसे वो लिखता है उसको यूज करके। ठीक है, तो इसी वजह से आप क्या करते हो, पढ़ते हो ना शॉर्ट हैंड। ई कोर्ट सर्विस ऐप क्या प्रोवाइड करती है, जो भी केसेस सब ऑर्डिनेट या हाई कोर्ट्स में होते हैं उनकी केस की इंफॉर्मेशन। विच लॉ इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। तो इनको बोला जाता है आपका स्पेशल लॉ। ठीक है, तो अगर कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो या फिर कोई एरिया हो,
ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जो एरिया होता है, तो ये जो स्पेशल लॉ वहाँ के लिए अप्लाई होता है, जिसमें आपका कोई चीज़ें जैसे कि आपका क्रिमिनल लॉ होता है, ये भी आपका इंक्लूड होता है, इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि आपका कॉरपोरेट लॉ होता है, एंटी फेंसिंग लॉ, ये सब आपके स्पेशल लॉज में आ जाते हैं और वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ ऑन गोइंग एंड फ्यूचर मैटर एंड शेड्यूल इज मेंशन्ड इन। जल्दी से आंसर बताएं। जो भी मैटर चल रहा है या फिर जो फ्यूचर में आने वाले मैटर हैं, उनका जो भी डिस्प्ले लगा होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपकी कॉज लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द स्टेट? ऐसे लॉज जो आपके ड्यूटीज बताते हैं सिटीजन्स की और जो रिलेशनशिप बताते हैं लोगों की और स्टेट की, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आपका सब्सटेंटिव लॉज। क्या बोला जाता है आपका? सब्सटेंटिव लॉज। व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस सर्वर? 5 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करना है। कोर्ट के द्वारा जो समन दिए जाते हैं उनको लोगों को प्रोवाइड करना, और जो भी अदर लीगल प्रोसेसेस होते हैं, तो ये प्रोसेस सर्वर का काम ही होता है आपका समन देना। व्हाट डज द टर्म सर्टिफाइड कॉपी रेफर्स टू इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट? जो कि आपकी ट्रू कॉपी होती है, सर्टिफाइड कॉपी होगी वो ही वेरीफाइड डुप्लीकेट ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अ क्लॉज विच इज एडेड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो जो आपकी पार्टीज केस लड़ रही होती हैं, उनका जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो क्लॉज को ऐड करा जाता है, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेशन। क्या बोला जाता है? आर्बिट्रेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दस्ती समन इन लीगल प्रोसीडिंग्स? तो दस्ती समन जो कि इसमें प्रोसेस सर्वर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्टली वो उस पार्टी को दे दिया जाता है, अपोजिशन पार्टी को। ठीक है, वो पार्टी डायरेक्टली ही अपोजिशन पार्टी को वो समन पहुंचा देती है। विच लॉ इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया? तो कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया का जो वहां पे ही वो लॉ एप्लीकेबल होगा, तो उसे बोला जाता है लोकल लॉ। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज जामीन मीन। तो ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन आपका है, ये सभी बच्चों ने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है। आज की क्लास में आपका कितना स्कोर रहा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी तरह की आपको क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डेली बेसिस पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है। आज रात को हम कंप्यूटर्स के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, और हो सके तो मैं करंट अफेयर्स भी लेके आऊँगी, तो वो क्लास भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। 10 बजे आप जुड़िएगा क्लास में, ठीक है। मिलते हैं आपको फिर शाम को। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।